रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये टॉपिक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इम्पोर्टेंस भी आ जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस भी। हमने दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, एक एसिडिक करैक्टर को, ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है, और दूसरा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो नेक्स्ट हम हमारी थर्ड वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, और थर्ड वाली प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सॉल्युबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है बोथ H2O एंड इथाइल अल्कोहल आर हाईली मिजिबल विद ईच अदर। जो इथाइल अल्कोहल और वाटर हैं ये एक दूसरे में हाईली मिजिबल हैं। मिजिबल का मतलब है कि ये हाईली सॉल्युबल हैं। Substances which can form hydrogen bond with each other are highly soluble into each other. Since both H2O and ethyl alcohol can form hydrogen bonding with each other, therefore they are miscible with each other in all proportions. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जिसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया गया है और दूसरा मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का दिखाया गया है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाया गया है। जो ऑक्सीजन है इथाइल अल्कोहल का वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वाटर का ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वाटर का जो हाइड्रोजन है उसके पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान और इथाइल अल्कोहल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है। क्या आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख सकते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इथाइल अल्कोहल जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होंगी, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है OH ग्रुप की वजह से। और वो तमाम ग्रुप कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होंगे, और वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, इसलिए वो वाटर में मिजिबल नहीं होंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। हमने जैसे कि बात की कि वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स की मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं हाइड्रोकार्बन्स की, C2H4, C2H6, C3H8 एंड सो ऑन। ये सारी हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स में आप देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है। It is because they are non-polar and cannot develop hydrogen bonding and other interactions with water, hence hydrocarbons are insoluble in water. अब हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए हाइड्रोकार्बन जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है क्लीजनिंग एक्शन ऑफ वाटर। जो हमारे सोप और डिटर्जेंट्स हैं इनका जो मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेल और दूसरा होता है हेड। जो टेल होती है वो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल होती है, और जो हेड होता है वो पोलर एनाइन होता है। जब ये वाटर में हम इन्हें डिज़ोल्व करते हैं तो जो हेड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, क्योंकि वो पोलर होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और जो नॉन पोलर टेल है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, वो बाहर ही रहती है। तो इस तरह जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्लीजनिंग एक्शन में भी रोल प्ले करता है। अगर सोप और डिटर्जेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो वाटर में सॉल्युबल भी ना हो तो हम उसे क्लीजनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स और फूड मटेरियल में। बेसिकली हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बगैर एक्सिस्ट कर सकते हैं या नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल आप देखें प्रोटीन। एज यू ऑल ऑफ यू नो डैट कि हमारे जो नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, हमारी स्किन है, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनके हॉर्न्स भी, जो बर्ड्स हैं उनके फीदर्स भी, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं।
तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं ये स्टेबलाइज होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट ना हो तो ये स्टेबलाइज नहीं होंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो मैनी फाइब्रस प्रोटीन, हॉर्न, नेल, स्किन, फीदर, हेयर आर कंपोज ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये अमाइनो एसिड्स की चेन से बने होते हैं। हमें पता है अमाइनो एसिड जो हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। ये चेन्स जो हैं ये कॉइल होती हैं और स्पाइरल फॉर्म बनाती हैं। स्पाइरल को हम हिलेक्स कहते हैं। हिलेक्स राइट हैंडेड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। और ये जो राइट हैंडेड हिलेक्स होता है उसमें NH ग्रुप, अमाइन ग्रुप एंड CO ग्रुप दोनों एक दूसरे के वर्टिकल होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये राइट हैंडेड हिलेक्स है। राइट हैंडेड हिलेक्स ये शो करवाया गया है। राइट हैंडेड हिलेक्स शो, इसमें उन्होंने NH को और CH डबल बॉन्ड O इन दोनों बॉन्ड्स की जो वर्टिकल लोकेशन है, इस तरह से वर्टिकल लोकेशन उसे दिखाया गया है। और इनके दरमियान H और ऑक्सीजन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे भी दिखाया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हिलेक्स जो है ये स्टेबल है। आप लोग देखें, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना प्रेजेंट हो तो ये हिलेक्स जो है वो कैसे स्टेबल होगा। तो प्रोटीन का ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे स्टेबल होगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, NH में H पॉजिटिव है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ले आता है और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल जो है ये स्टेबल होता है। और ये राइट हैंडेड हिलेक्स है। राइट हैंडेड हिलेक्स ये है और जो लेफ़्ट हैंडेड हिलेक्स होगा वो इस तरह से होता है। मीन टू से कि ये वाली जो इसकी चीज़ है वो राइट साइड पे है आपके राइट हैंड की तरफ, और इसकी चीज़ जो है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ है। इसी तरह इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये राइट हैंडेड और लेफ़्ट हैंडेड हिलेक्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होते हैं। दीज हाइड्रोजन बॉन्ड लिंक वन स्पाइरल टू अदर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये स्पाइरल को एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। एक्सरे एनालिसिस हैव शोन दैट ऑन एवरेज देयर आर 3.6 अमाइनो एसिड फॉर ईच टर्न ऑफ हिलेक्स। 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं फॉर ईच टर्न ऑफ हिलेक्स। उसके बाद है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को स्टेबलाइज करने में। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसमें हमारी होल लाइफ जो है वो डिपेंड करती है, ये दो स्पाइरल चेन पे कंसिस्ट होता है जो कॉइल होते हैं अराउंड ईच अदर ऑन अ कॉमन एक्सिस एंड, और ये डबल हिलेक्स बनाते हैं। इसका डायमीटर 18 to 20 एंगस्ट्रम होता है और ये लिंक टुगेदर होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस तरह से पाई जाती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का। ये इसमें डिफरेंट हिलेक्स हैं। इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस हैं साइटोसिन और गवानीन, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह जो एडेनिन और थाइमीन बेसिस हैं इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हमारे न्यूक्लिक एसिड को भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को भी और राइबोन्यूक्लिक एसिड को भी स्टेबल करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अब ज़रा अज्यूम करें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट ना करती हो तो कैसे हम एग्जिस्ट करें, क्योंकि हमारा जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी पूरी बॉडी का,
और अगर डीएनए ना हो तो सेल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी एग्जिस्टेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है पेंट्स और डाइज में। जो एडहेसिव नेचर ऑफ सर्टेन पेंट्स एंड डाई हैं वो भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब हम किसी डोर पे या किसी वॉल पे पेंट करते हैं तो जो पेंट वॉल के साथ या डोर के साथ चिपक जाता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। जो स्टिकी नेचर ऑफ ग्लू और हनी होता है वो भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो हमारी क्लॉथिंग में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जो नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर हैं इनमें जो रिजिडिटी होती है और जो टेंसाइल होती है वो भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पेंट और डाइज में भी होती है, ये क्लॉथिंग में होती है और नेक्स्ट ये हमारे फूड मटेरियल में भी होती है लाइक ग्लूकोज। जो हमारा ग्लूकोज है और जो फ्रुक्टोज है उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो स्टेबलाइज होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है तो उसका टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है और लिक्विड फॉर्म में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो मॉलिक्यूल का एक दूसरे के साथ होता है। लेकिन मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल एक जो है वो मोशन करते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो एक के साथ बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाते हैं। तो उनमें कोई इतनी ज़्यादा रेगुलरिटी नहीं होती और उनकी जो फ्री स्पेसिस है उनमें वो भी कम ही होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल कभी इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है कभी उससे करता है और इसमें ना ही रेगुलरिटी होती है और ना ही फ्री स्पेस होती है। लेकिन जब टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री से होता है तो ये मॉलिक्यूल रेगुलर बन जाते हैं, इनमें परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। मतलब बिलो 4 डिग्री से मॉलिक्यूल इतना मूव नहीं करते, मूवमेंट मॉलिक्यूल की होती ही नहीं है, इसलिए वो परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। उनमें एम्प्टी स्पेसिस भी डेवलप हो जाती हैं बिलो 4 डिग्री सी। तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास आइस होती है वो 9% ज़्यादा स्पेस कवर करती है देन लिक्विड वाटर। जब ये ज़्यादा स्पेस कवर करती है तो इट्स मीन इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। डेंसिटी का फार्मूला होता है D=m/v। तो डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है आइस का तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए वाटर की डेंसिटी जो है वो आइस की निस्बत ज़्यादा होती है, इसलिए आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस है ये जस्ट लाइक ऑफ डायमंड होता है। ईच एटम ऑफ कार्बन इन डायमंड इज एट द सेंटर ऑफ टेट्राहाइड्रोन जस्ट लाइक ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द आइस। जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो डायमंड के स्ट्रक्चर की तरह होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वाटर मॉलिक्यूल का वो सेंटर में होता है और गिर्द हाइड्रोजन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो समथिंग लाइक दिस होता है ये स्ट्रक्चर। उसके बाद कोल्ड जो क्लाइमेट होता है, जो कोल्ड क्लाइमेट वाले रीजन वाले इलाके होते हैं वहाँ पर जब 4 डिग्री सी से वाटर कम होता है तो जो कोल्ड वाटर है वो सरफेस पे आ जाता है और जब फर्दर टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होता है तो कोल्ड वाटर फ्रीज़ हो जाता है, आइस बन जाती है। इस तरह एक आइस की इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है जो वार्म वाटर है उसके ऊपर और फर्दर हीट लॉस को वो प्रिवेंट करती है। इस तरह वो प्रोटेक्ट करती है एक्वेटिक लाइफ को फ्रॉम कोल्ड। तो ये आपने देख लिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफरेंट जो है वो हमारे पास थी एप्लीकेशंस। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखा है और डिफरेंट एप्लीकेशंस को हमने देखा है, सॉल्युबिलिटी देखी है, क्लीजिंग एक्शन देखा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट हम अपने अगले लेक्चर में नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है इवेपोरेशन। तो यहाँ पर आप इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।